नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो गया है। गुजरात में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। गुजरात में हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ये जानकारी दी। गुजरात में इस बार कुल 4.9 करोड़ वोटर मतदान में हिस्सा लेंगे। इनमें से करीब हम अगर देखें तो 3,24,422 नए वोटर हैं। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। 2017 में यहां 2 चरणों में मतदान हुआ था। तब बीजेपी ने इनमें से 99 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए 77 सीटें जीती थीं। अन्य के खाते में 6 सीटें गई थीं। बीजेपी को इस चुनाव में 50% और कांग्रेस को 42% वोट हासिल हुए थे। इस बार इस चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी के आने से त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिख रहे हैं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहमियत रखता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसी राज्य से आते हैं। राज्य में हमेशा 2 पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई रही है। इस बार राज्य में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने गुजरात विधानसभा चुनाव को और दिलचस्प कर दिया है। राज्य में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस अपने लगभग 3 दशक के सूखे को खत्म करने के लिए कोशिशों में जुटी है, जबकि बीजेपी 2.5 दशक से ज्यादा समय से चल रही अपनी सत्ता को बचाने के लिए चुनावी मैदान में है। तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो पंजाब चुनाव में जीत के बाद आत्मविश्वास में स्वयं को बीजेपी का एकमात्र विकल्प बता रही है और राज्य की जनता को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रही है। आखिर कैसे देखा जाए इस बार का गुजरात चुनाव? इस बार किस तरह से और किन मायनों में गुजरात का चुनाव अलग दिख रहा है? क्या है इस बार चुनाव के मुद्दे और क्या कहते हैं इस बार के तमाम समीकरण? और कैसे गुजरात चुनाव के इस बार के नतीजे तय करेंगे आगे की राजनीति और तमाम पार्टियों की भविष्य की राह? मुद्दा आपका में आज करेंगे इसी पर चर्चा और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान। मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जपन कुमार पाठक, सीनियर जर्नलिस्ट, गुजरात से जुड़े हुए हैं। जपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा मेरे साथ जुड़ रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश कुमार सिंह। अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं चुनाव विश्लेषक अजीत शुक्ला जी। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जपन जी, पहले आपसे समझूंगी, जमीन पर बताइए किस तरह की सरगर्मियां हैं इस बार के चुनाव को लेकर? कैसे देख रहे हैं आप इस बार का गुजरात चुनाव? देखिए, आज चुनाव का शेड्यूल अनाउंस हो गया है और जैसे कि माना जाता था कि हिमाचल प्रदेश के साथ ही इसकी मतगणना होगी, तो उस हिसाब से पहले वीक में दिसंबर के ये चुनाव होने जा रहे हैं। एक काफी तारीफ की बात मैं करूंगा इलेक्शन कमीशन के लिए, और वो पिछली बार भी था कि कम से कम उसने वो पीरियड रखा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, इम्पोजिशन का, जिससे राज्य की जो स्वाभाविक गतिविधियां है वो चलती रहे और कम से कम दिनों में यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंटेशन में रहे। तो ये भी एक बात है। 2007 में एक बार फर्स्ट फेज में, एक ही फेज में चुनाव हुआ था, अदरवाइज ये कन्वेंशन है। 2002 में एक फेज में चुनाव हुआ था, अदरवाइज ये कन्वेंशन है कि 2 फेज में गुजरात का चुनाव होता है। पिछली बार भी सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात फर्स्ट फेज में थे, इस बार भी है। तो करीब करीब बिल्कुल जो हमारा अनुमान था उसी के मुताबिक यह चुनाव होने जा रहे हैं। जहां तक सरगर्मियों का सवाल है, जैसा कि आपने कहा, 1985 में गुजरात की जनता ने आखिरी बार कांग्रेस को पावर में इलेक्ट किया था। उसके बाद कभी भी, चाहे बैकडोर से कांग्रेस सत्ता में आई हो, लेकिन उसके बाद कभी भी लोगों ने विधानसभा के किसी भी चुनाव में कांग्रेस को सत्ता पर नहीं चुना। भाजपा तभी से लोगों की पसंदीदा पार्टी रही है 1990 से लगातार। बीच में अगर इलेक्शन में भाजपा को चुनने के बाद अगर बीच में कुछ सरगर्मियां होती है, कुछ रेबेल होता है और पावर यहां से यहां खिसकता है, तो ऐसा 90s से 2000s के बीच में हुआ। लेकिन उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी ने आके एक स्थिरता दी, पॉलिटिकल स्थिरता दी उन्होंने, केवल पार्टी की लेकिन लीडरशिप की भी, और वो स्थिरता अभी तक चली आ रही है। गुजरात के लोग ज्यादा बिजनेस माइंडेड है और इसीलिए वो स्थिरता को पसंद भी करते हैं, और इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि 1950 से लेकर अभी तक सिर्फ 2 ही बार या 3 बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने पिछली बार जिसको मत दिया था, वोटिंग किया था जिसके लिए, उसके लिए सक्सीडिंग इलेक्शन में वोटिंग नहीं किया।
ऐसे में सिर्फ 2-3 किस्से मिलते हैं। और तब काफी असाधारण संजोग थे, 3 साल का अकाल, पॉलिटिकल एजिटेशन, और चीफ मिनिस्टर के पद पे तब जो था उसके सामने काफी आक्रोश। अदरवाइज गुजरात के लोगों की अगर हम पूरा 50 से लेकर अब तक के इलेक्शंस का एनालिसिस देखें तो वो स्टेबिलिटी को वोट देते हैं, सिक्योरिटी उनका बहुत बड़ा प्लांक होता है, और लीडरशिप का बड़ा ही गुजराती लोगों में महत्व होता है। ये तो महात्मा गांधी के जमाने से है। महात्मा गांधी के पीछे हमेशा लामबंद रहते थे गुजराती लोग, फिर सरदार पटेल के पीछे, फिर मोरारजी देसाई के पीछे। और हम देख रहे हैं कि 1985 से जब से नरेंद्र भाई एक आरएसएस में से भाजपा की ओर आए, जनरल सेक्रेटरी महामंत्री बने यहाँ के संगठन के, तो तब से लोग भाजपा की तरफ वोट कर रहे हैं और उनकी लीडरशिप में कर रहे हैं। तो ये एक पैराडाइम है। दूसरा जो कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस ताक लगाए बैठा है कि इतने सालों की अगर सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी होगी। महंगाई का एक इश्यू वो लोग उठा रहे हैं, बेरोजगारी का इश्यू उठा रहे हैं। इसके सिवा यहाँ के स्थानिक काफी सारे इश्यूज है, जैसे इस साल वो हुच ट्रेजेडी हो गई, या फिर अभी मोरबी की ट्रेजेडी हो गई, या उससे पहले पेपर लीक हो गए। तो ऐसे जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट हो, जो किसी भी सरकार में इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, उनकी पूरी माला बनाकर उनको इकट्ठा करके, और बाकी मेन प्लांक उनका महंगाई और बेरोजगारी 2 शब्द के अंतर्गत वो अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। वैसे काफी फरियाद भी है कि कांग्रेस काफी खुल के बड़े नेताओं को लाके प्रचार नहीं कर रहा है। कांग्रेस कह रहा है कि हम जमीनी स्तर पे इस बार प्रचार में लगे हुए हैं। ठीक है अजय शुक्ला जी, जब हम देश में चुनाव की बात करते हैं और अलग अलग राज्यों के चुनाव की बात करते हैं, हर राज्य कहीं ना कहीं एक अलग रंग लिए रहता है। चुनावी रंगों की अगर बात करें, यूपी अलग है अपने आप में, बिहार अलग है, साउथ के जो रीजन्स हैं वो उनकी राजनीति कहीं अलग है। गुजरात की राजनीति को जब हम समझते हैं तो आपके नजरिए में विश्लेषण क्या कहता है, किस तरह से यहाँ की राजनीति अलग और समय के साथ किस तरह से बदली? देखिए, पूरे समस्त भारत का भाव तो एक ही है। हर जगह जो है जाति मुद्दे ये सब सेम रहते हैं, तो भारत में भाव एक ही रहता है। लेकिन गुजरात में अगर आप बात कर रहे हैं तो सन अगर 2002 बात करें, 1960 में गठन हुआ था गुजरात का, उसके बाद 62 से चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन मैं बातचीत कर रहा हूँ आपसे 2002 से लेके 2017 तक की। तो 2002 से 2017 तक जो चुनाव हुए हैं उसमें 49 to 50% वोट जो है वोट शेयर आता रहा है विधानसभा के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को, और 38% के आसपास वोट आता रहा है कांग्रेस को। बाईपोलर पॉलिटिक्स हुआ, और इसमें जो है लगातार जो है 10% का मार्जिन रहता था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस हमेशा से बिखराव की स्थिति में रहती थी, उसमें 3-4 ग्रुप्स होते थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है एकजुट रहती थी और मजबूत रहती थी। अब ये लगातार जो है वोट शेयर तो लगातार स्टैग्नेंट रहे, लेकिन सीट शेयर में घटता चला गया, वो 99 पे चला गया। अब ये देखना होगा इस बार सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न क्या है कि भाई इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें वोट शेयर तो बढ़ेगा या घटेगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन सीट शेयर की क्या स्थिति रहेगी। तो मुझे लगता है मेरे लिहाज से कि एक नई पार्टी जो है आम आदमी पार्टी जो है वो उसका इनरोड हुआ है, और सौराष्ट्र में वो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में है, वो त्रिकोण बना रही है सौराष्ट्र की बहुत सारी सीटों पर, और समस्त प्रदेश में जो है वो अपने प्रेजेंस को दिखा रही है, चर्चा में आ चुकी है। अब ये देखना होगा कि वो ज्यादा नुकसान कांग्रेस को कर रही है। जो डेटा और इन सब चीजों को देख रहे हैं या सर्वे आ रहा है उसमें ये लग रहा है कि गुजरात में जो है वो ज्यादा नुकसान जो है वो हो रहा है कांग्रेस को, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है उसका अगर डिवीजन होगा तो उसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो जो विपक्षी पार्टी है उसको होगा। तो विपक्षी पार्टियों का जो मतों का विभाजन हो रहा है वो 2 तरफ हो रहा है, और जिससे निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 99 नहीं, वो उससे ज्यादा सीटें पाएगी। जबकि विपक्ष जो है, जो पिछली बार जो रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का, उसमें निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि उसमें उनकी संभावनाएं घटेंगी। अब कितनी सीटें आएंगी ये तो चुनाव के समय पता चलेगा 8 तारीख को, लेकिन ये मोटे तौर पे अगर आप देखते हैं वहां के इलेक्शंस को तो। और दूसरी चीज है कि अब किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर बगावत होती है, अगर भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट को लेकर अगर कोई मजबूत कैंडिडेट्स जाते हैं आम आदमी पार्टी में, या कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट अगर जाते हैं, तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। लेकिन इसको देखना होगा दो तीन हफ्ते तक जब टिकट का बंटवारा हो जाता है उसके बाद।
ठीक है, अखिलेश जी, आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? जैसा हम देख ही रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय जरूर दिख रहा है, और थोड़ा सा आप समझाइए कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अगर हम बात करें, क्या कुछ दांव पर है? बीजेपी का क्यों सबसे मजबूत गढ़ गुजरात बना हुआ है? 1995 में पहली बार हमने देखा केशुभाई पटेल के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई गुजरात में, और उसके बाद 17 महीने को छोड़ दें तो अब तक लगातार सूबे में बीजेपी का परचम ही लहरा रहा है। 2017 में कड़ी चुनौती कांग्रेस ने जरूर दी, इस बार क्या मुश्किलें ज्यादा हैं या कम हैं? अजीत जी ने भी थोड़ा सा हमें समझाया है। अलग अलग पार्टियों का क्या कुछ स्टेक पर है इस बार? देखिए, लगभग 27 साल हो गए बीजेपी वहां पर लगातार अपने बूते उसकी सरकार बनी हुई है, और पिछले चुनाव में 2017 में हमने देखा था कि एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में कांग्रेस उभर के आई थी। बहुत सारे स्टेट में इशू ऐसे थे जो एक बीजेपी के लिए डिस्पाइट जो एक बहुत ही असर्टिव और स्ट्रांग लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अमित शाह की, और दोनों लोगों का डोमिसाइल स्टेट है, और उस समय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल थी। लेकिन स्टेट के इश्यूज पर बीजेपी को एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। 2017 में एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने आई थी। पाटीदार आंदोलन हुआ था, और मछुआरों के कुछ इश्यूज थे, उनके जो फिशिंग के तौर तरीके थे उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात हुई थी। बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से बीजेपी को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था, और एक बिल्कुल कांटे की टक्कर, बिल्कुल नेक टू नेक एक फाइट उस समय हम लोगों ने देखा था। काफी समय हम लोगों ने वहां बिताया, और जहां भी जाते थे वहां पर बिल्कुल ही बहुत ही क्लोज फाइट दिखाई दे रही थी। जीएसटी का इशू था, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था जीएसटी पर, नाराजगी भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस बार बड़ा सरप्राइजिंगली जो हम लोगों ने पिछली बार देखा, माना यह जा रहा था कि अगर बीजेपी गुजरात में इस चुनाव को निकाल लेती है तो आने वाले समय में उसके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। हमने पिछले दिनों में फिलहाल चुनाव की सरगर्मियां काफी दिनों से तेज हैं, और जो सेंट्रल लीडर्स हैं बीजेपी के, प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी हैं, तमाम लोग लगातार वहां पर विजिट्स भी कर रहे हैं। लेकिन जो पिछली बार जिस तरह की चुनौती हम लोगों ने इस पार्टी के लिए देखा था, उस तरह की चुनौती या उस तरह के मुद्दे उनके सामने उतने स्ट्रांग होकर के नहीं उभरे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस, जिस तरह से एक माना यह जाता है, भले बीजेपी की सरकार लगातार बनती रही है, लेकिन कांग्रेस वहां पर एक स्ट्रांग फोर्स के रूप में हमेशा रही है। उसके नंबर ऑफ सीट्स अगर आप देखें तो कमोबेश उनका वो नंबर इंटैक्ट रहता है, तो उनका एक अपना वोट बेस है। बावजूद इन सबके उनका जो पूरा कैंपेन है वो पिछले सालों की तरह जो एग्रेशन होता था, जो दिखता था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा ये एक सरप्राइज वाली चीज है कि आखिर में ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या कोई स्ट्रैटेजिक चेंज उन्होंने किया है कि उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से अपने जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको इग्नोर करके और लोकल लीडरशिप पर ही पूरी तरह बैंक कर रहे हैं। तो ये किस तरह से ट्रांसलेट होगा वोटिंग पैटर्न में, इसको भी देखना होगा। लेकिन अगर हम बात करें 2017 की, तो उसके मुकाबले मेरा ये मानना है कि बीजेपी की चुनौतियां जरूर कम हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से मुद्दे उनके सामने 2017 में आए थे, जितनी स्ट्रांग तरीके से चारों तरफ एजिटेशन वगैरह दिखाई दे रहे थे, इस बार थोड़ा मुझे लगता है कि उनको चुनौतियां कम है। हालांकि सेंट्रल लीडरशिप में उसको ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई उसको एक चैलेंज के रूप में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके बड़े लीडर्स लगातार बार बार स्टेट में जा रहे हैं, बहुत सारी घोषणाएं भी हुई हैं, तो उसको बहुत ही इजीली ये लोग नहीं ले रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का एक अपना असेसमेंट है कि कांग्रेस एक फोर्स वहां पर हमेशा रही है, और अभी भी उन लोगों का ये मानना है कि वो एक स्ट्रांग फोर्स अभी भी है। ठीक है। तो और उसके साथ साथ इतने लंबे समय की इनकम्बेंसी है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग जरूर है आम आदमी पार्टी के आने की वजह से। अब देखना होगा कि इस बार किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। जपन जी, आपकी नजर में तमाम जो मुद्दों को लेकर बड़ी बातें अभी अखिलेश जी ने कही हैं, क्या माना जाए इस बार, क्या गुजरात चुनाव में बड़े मुद्दे हैं जो मौजूद हैं, उनकी बात हो रही है चुनाव में? देखिए, इस बार चुनाव में आप देखें महद अंश से तो यही है, परफॉर्मेंस वर्सेस प्रोमिसेस। एक तरफ भाजपा अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है कि हमने 20 साल में ये किया, हमने अपने 27 साल के शासन में ये किया,
पिछले 5 वर्षों में ये किया। और हाल ही में अगर आपने देखा हो तो प्रधानमंत्री ने भी बहुत सारे लोकार्पण किए हैं, कई सारी प्रोजेक्ट्स के भूमि पूजन किए हैं। तो अभी एक फ्रेश भी रिमाइंडर है कि हमारे विकास का हमारा मुख्य मुद्दा है। 20 साल तक हमने विकास किया है और अभी अब आप देखें तो सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट आया, इसके साथ 10,000 स्कूलों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वर्ल्ड बैंक की सहायता से। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोजेक्ट, उसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने किया। वंदे भारत ट्रेन चली। तो ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री ने, कुछ पानी के प्रोजेक्ट, एक पानी का प्रोजेक्ट ट्राइबल एरिया में है, 200 मंजिल ऊंचाई तक, 200 मंजिल की एक बिल्डिंग हो उतनी ऊंचाई तक पानी वहां पे पंपिंग करके कुछ ही फैमिलीज के लिए पहुंचेगा, क्योंकि उन्हें पानी पहुंचाना उनके लिए भी जरूरी है लास्ट माइल तक। तो ऐसे काफी सारे विकास के अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग जिलों को एड्रेस करते हुए ओपन किए। तो बीजेपी ने तो इस साल हमेशा ये जताया है कि हमारा मुख्य मुद्दा विकास है, यानी कि परफॉर्मेंस है। और उसके सामने कांग्रेस कुछ प्रोमिस लेके आया है कि हम 10 लाख तक की आपको सारवार देंगे फ्री में, जो कि अभी 5 लाख है, लेकिन वो सभी को मिलेगी 10 लाख तक की सारवार, उसमें कोई इनकम बार नहीं होगा। तो इस तरह से किसानों के जैसे कर्जा माफी है, तो इस तरह कांग्रेस की प्रोमिस है। और इस एक तरफ आम आदमी पार्टी की प्रोमिस है कि हम आपको बिजली है वो 300 यूनिट तक मुक्त कर देंगे, हर एक महिला को पैसे मिलेंगे, हर एक बेरोजगार को पैसे मिलेंगे प्रति माह। तो ये आम आदमी पार्टी की प्रोमिस। तो बड़े तौर पे अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो इट्स परफॉर्मेंस वर्सेस प्रोमिसेस, ये दो मुख्य प्लांक हमें दो ध्रुवों के बीच देखने को मिल रहे हैं, एक शासक पक्ष और दूसरा विपक्ष। ठीक है अजय जी, आपने जो वोट शेयरिंग को लेकर बात बताई थी, इसमें पिछली बार के अगर वोट शेयर की बात करें तो जैसा हम समझ रहे हैं कि कांग्रेस ने कड़ी टक्कर बीजेपी को दी, 99 बीजेपी के खाते में, 77 कांग्रेस के खाते में गई। वोट शेयर को हम देख रहे हैं तो वोट शेयर बीजेपी का जरूर बढ़ा था 2012 के मुकाबले। हालांकि जाहिर तौर पर क्योंकि कांग्रेस ने भी अच्छी टक्कर दी थी, उसका भी वोट शेयर बढ़ा था, लेकिन इसको कैसे हम समझे, वोट शेयर का बढ़ना, सीटों का कम होना? सबसे बड़ा चीज ये है गुजरात में कि बीजेपी के पास, बीजेपी का संगठन बहुत ज्यादा मजबूत है। और बीजीएस, भारतीय जनसंघ के जमाने से 62 में जब पहला इलेक्शन हुआ उसके बाद से ही भारतीय जनसंघ जो है लगी हुई थी संघर्ष करके। अभी जिस पोजीशन, जो स्ट्रांग पोजीशन है 50% का, ये एक दिन की घटना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी या जो आर्किटेक्ट रहे हैं, केशुभाई पटेल हों या काशीराम राणा रहे हों या शंकर सिंह वाघेला रहे हों, इनके बाद फिर नरेंद्र मोदी आए और भी बहुत सारे, इसके बीच में बहुत सारे जो अननोन फेस हैं वो लोग, वो मिलके इस पार्टी को खड़ा किया है। संगठनिक रूप से बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जनसंघ के जमाने से वो लगातार क्षेत्र में काम कर रही है। दूसरा, आदिवासियों के बीच में काम किया है, दलितों के बीच में काम किया है, ओबीसी के बीच में काम किया है। तो उनका जो जातीय ताना बाना है उसको भी रखा हुआ है उन्होंने। लगभग 53% के आसपास ऐसी सीटें हैं जिसमें 20% से ज्यादा मार्जिन से जीतती है। अगर आप साउथ गुजरात में देखेंगे, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो कि 20% से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा मार्जिन से जीती हुई है। वहीं अगर आप सेंट्रल गुजरात में देखेंगे, वैसी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो 20,000 से ज्यादा मार्जिन से जीती हुई है। तो जो वोट मार्जिन, जो मार्जिनल सीटें हैं, जो ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीटें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा हैं और कांग्रेस के पास कम है। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सीट तो बड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया, 99 के आसपास हो गया। और ये इनको ज्यादा सीटें, इनको 77 और लगभग दो लोगों को, एक जो है अपक्ष जो उम्मीदवार था, इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार था, उनको जो है वो उन्होंने जो है बीजेपी कांग्रेस ने सपोर्ट किया था और 2 बीटीपी से उन्होंने समझौता किया था पिछली बार। तो 81 सीटें जीती थी और ये 99 सीटें जीती थी। एक समय में ऐसा हो रहा था कि जब काउंटिंग हो रहे थे तो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और वो दोनों बराबर की स्थिति में है, लेकिन इस बार पूरा उलट स्थिति है। इस बार जो है स्थिति पूरी तरह से एकदम चेंज है। अभी ऐसा हुआ है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि 17 विधायक जो है कांग्रेस के, जो 17 विधायक हैं वो अपना स्विच कर लिए हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कुछ जगहों पे चुनाव भी हुआ था इससे पहले भी, और अभी तक अभी टोटल 17 हैं। और कुछ ऐसी चर्चा है कि कुछ विधायक और भी छोड़कर जाएंगे, कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। दूसरा, उनका जो वोट शेयर है, उनके जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो तो ऑलरेडी मजबूत है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं है। हाँ, हालांकि मैं ये मानता हूं कि जो भूपेंद्र भाई पटेल हैं, उनकी लोकप्रियता उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट नरेंद्र भाई की लोकप्रियता प्लस जो है मैनेजमेंट जो है अमित शाह का, वो बहुत ज्यादा कारगर है। और लगातार ये साबित समस्त भारत में होता रहा है, तो हम गुजरात में कैसे ना माने
कि गुजरात में वो नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज है कि आम आदमी पार्टी के एंट्री की वजह से जो अपोजिशन वोट है उसका डिवीजन हो रहा है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है किसी भी चुनाव में कि कोई जो है विरोध नहीं होता है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता है। एंटी इनकम्बेंसी है, लोग महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन बेरोजगारी भी है जो, लेकिन इसका सबसे बड़ा मैं प्रमाण देता हूं कि पिछली बार 2017 के इलेक्शन में लगभग 5 लाख ऐसे मतदाता थे जो नोटा दबाए थे। तो इसका मतलब ऐसे मतदाता हैं जो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से नाखुश हैं। और अगर आप सोने की सड़क भी बनवा देते हैं भारत में तो उसके बावजूद भी लोग बोलता है कि भैया ये इसमें कितना कमीशन खाया था। तो संतुष्टि नहीं होती है, लोग संतुष्टि का लेवल ज्यादा बढ़ता जाता है। आप जितना करते हैं उससे ज्यादा होता है। आप सड़कें बनवा रहे हैं, अगर आप कंपेयर करें दूसरे राज्यों से, अगर गुजरात की, तो गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्यों से जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से अगर तुलना करें तो 2002 से ही बहुत बेहतर है। ठीक है। बहुत उससे पहले से भी बेहतर है। तो एंटी इनकम्बेंसी है, इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। महंगाई को लेकर एक मुद्दा है और उसमें जो है मिडिल क्लास और पुअर क्लास के बीच में इनरोड किया है आम आदमी पार्टी, लेकिन उसके डिवीजन की वजह से जो एंटी इनकम्बेंसी वोटों का डिवीजन हो रहा है उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ठीक है अखिलेश जी, जाहिर तौर पर जो राज्य के चुनाव हैं वो लोकसभा चुनाव के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ा संकेत लेकर आते हैं। गुजरात चुनाव के नतीजे क्या संकेत देते दिखेंगे, चाहे हम बीजेपी की बात करें या विपक्ष की संपूर्ण राजनीति की बात करें या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अलग अलग बात करें, आगे के लिए कितने बड़े संकेत होंगे इस चुनाव के नतीजों के? देखिए, गुजरात चूंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स में काउंट होता है, क्योंकि जो सबसे शीर्ष लीडरशिप है बीजेपी की, प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, दोनों का होम स्टेट है। नेचुरली वहां पर पार्टी की परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट एक कंट्री वाइड होता है और इसी वजह से जो एक सीरियसनेस है, बावजूद इसके कि जो हम लोगों ने पिछली बार जिस तरह के बीजेपी के लिए चैलेंजेस देखे थे, उस तरह के चैलेंजेस इस बार भले ना दिखाई दे रहे हों, लेकिन लीडरशिप ने इस चुनाव को बहुत ही कैजुअली नहीं ले रहा, बहुत आसानी से नहीं ले रहा है और कहीं भी उनके अंदर वो सेंस ऑफ एक कॉम्प्लेसेंसी नहीं है कि ये तो मेरा होम स्टेट ही है, जब हम पूरे देश में जीत रहे हैं तो हम अपने स्टेट में क्यों नहीं चुनाव जीतेंगे, ऐसी कोई भावना नहीं है। उसके सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि इनकम्बेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि आप तमाम कोशिश करने के बावजूद भी एक तबका जरूर होता है जिसकी अपनी एम्बिशंस होती हैं, अपनी ख्वाहिशें होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं, तो लोगों में नाराजगी होती है। तो एक रियलिस्टिक असेसमेंट के साथ बीजेपी के लीडरशिप ने वहां पर जिस तरह से लगातार जा करके और जो भी उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, जो भी काम किए हैं, उसको लोगों को बताने की कोशिश की है, क्योंकि गुजरात का चुनाव केवल एक स्टेट का चुनाव नहीं है, उसके उसका इम्पैक्ट कंट्री वाइड होता है, क्योंकि तमाम विपक्ष हो या विपक्ष इमीडिएटली ये सवाल उठाना शुरू करता है या उनको जो एक बीजेपी के अगेंस्ट में मोमेंटम के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो उनके लिए एक बहुत इफेक्टिव उनको टूल मिल सकता है अगर बीजेपी के परफॉर्मेंस में किसी तरह की गिरावट आती है। तो इस सारी चीजों का एक असेसमेंट है बीजेपी को और इसीलिए ये लोग इसको पूरी अटमोस्ट सीरियसनेस के साथ इस चुनाव को ले रहे हैं कि हमें वहां पर परफॉर्मेंस जरूरी है, क्योंकि ये केवल अभी तो 2 स्टेट्स के चुनाव है, अगले साल कई सारे लगभग 4 या 5 बड़े स्टेट्स में इलेक्शंस होंगे। तो 2022 के 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगले साल बहुत बड़े बड़े स्टेट्स में कई सारे चुनाव हैं और उसके लिए जरूरी है कि गुजरात, हिमाचल को मजबूती से जीता जाए और उस जो मोमेंटम की उनको जरूरत है उसको यहाँ पर हासिल किया जाए कि हम वोटर्स को कन्विंस कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 2.5 दशक से वहां पर बीजेपी सरकार में है और उसके बाद भी वहां के वोटर्स को कन्विंस करके दोबारा चुनाव जीतती है, तो उनके लिए एक बहुत ही एडवांटेजेस पोजीशन होगी बाकी स्टेट्स में जाने में। जो बार बार डबल इंजन की बात करते हैं, वो एक जो उनका प्लैंक है, हर जगह बात करते हैं डबल इंजन की, तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि जब हम एक स्टेट में 2.5 दशक से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं,
तो हम बाकी स्टेट्स में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। तो गुजरात का केवल एक स्टेट का ही रेलिवेंस नहीं है, उसका एक नेशनल इम्पैक्ट है और इस चीज का एहसास बीजेपी लीडरशिप को है, जिसकी वजह से वो काफी सीरियसली इस पूरे चुनाव को ले रहे हैं। ठीक है जपन जी, जैसा अभी हमें अखिलेश जी ने भी बताया कि रेलेवेंस बहुत बड़ा है इस चुनाव को लेकर। खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह इसी राज्य से आते हैं। यही अपने आप में बड़ी बात है। मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी एक अहम पहलू है कहीं ना कहीं। हमने लगातार बदलते चेहरे भी देखे, बाकी पार्टियों की तरफ से भी क्या कोई ऐसे बड़े चेहरे हैं? मुख्यमंत्री पद का चेहरा कितना बड़ा पहलू है इस बार चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि इस बार मुख्यमंत्री पद का उनका चेहरा भूपेंद्र भाई है और यहाँ पे पूरा ही प्रचार डबल इंजन की सरकार उस पर पूरा फोकस्ड है। उसमें डबल इंजन में नरेंद्र भाई का चेहरा है और भूपेंद्र भाई का चेहरा है। और जो यहाँ पे एडवर्टाइज में गाने बज रहे हैं, जो भी कैंपेन हो रहा है बीजेपी का, उसमें भी नरेंद्र भूपेंद्र, भूपेंद्र नरेंद्र, नरेंद्र भूपेंद्र, तो इस तरह की दोनों ही चेहरे वो दिखा रहे हैं। यानी कि सेंट्रल में आपके लीडर नरेंद्र भाई है जो वंदे भारत ट्रेन देते हैं और यहाँ पे लोकली भूपेंद्र भाई है जो आपको बस पोर्ट देते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस का पूरा बस स्टेशन का कायापलट करते हैं। तो इस तरह से ये डबल इंजन की सरकार पे पूरा पोजीशनिंग है। जहां तक भाजपा का सवाल है, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उनके लिए एक दिक्कत तो है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नई पार्टी है, 182 सीट में तो हम सोच भी नहीं सकते सारी 182 सीट में कि उनका ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे हो बूथ का। इसके सिवा उनके पास पूरे नंबर में कैंडिडेट्स नहीं है। जितने जितने कैंडिडेट्स उनको मिलते जाते हैं, डिक्लेयर करते जाते हैं, वो आंकड़ा अभी भी 100 तक नहीं पहुंचा है, तो धीरे धीरे डिक्लेयर करते हैं जैसे जैसे उनको मिलते जाते हैं। और जहां तक उनका चीफ मिनिस्टर फेस है, तो आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम 4 तारीख को अरविंद केजरीवाल यहाँ पे गुजरात में आके डिक्लेयर करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। और उसके लिए उन्होंने कोई पोल कर रखा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो पोल से ये नहीं निकलता, ये सब डिसाइडेड होता है। तो वो कल अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जाहिर करने वाले हैं। अगर वो विद इन पार्टी है, जो अनुमानित चेहरे हैं उनके पार्टी के यहाँ के जो लीडर्स हैं उनमें से कोई, तो उनकी कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़े ऐसा कोई चेहरा अभी उनके पास नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट किया है कि हमारी तो प्रथा ही नहीं है, ट्रेडिशन ही नहीं है कि हम चीफ मिनिस्टरियल चेहरे के साथ इलेक्शन में उतरे। तो उनके पास वो चेहरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक चेहरा हो, एक लीडरशिप हो, उसका अगर किसी को बेनिफिट अभी मिल रहा है, जो भी है वो बेनिफिट मिल रहा है, तो अभी भाजपा को मिल रहा है। नरेंद्र भाई की लीडरशिप तो है ही, इसके साथ साथ अगर आप भूपेंद्र भाई का सपोर्ट बेस बैकग्राउंड ये देखे, तो भूपेंद्र भाई भी यहाँ के एक बड़े चंक को आकर्षित करें, इस तरह का उनका भी चेहरा है। गवर्नेंस इश्यूज है और लोगों को उसकी कंप्लेंट भी है, गवर्नेंस के लूप होल्स है, लेकिन उस पे उन सब पे नरेंद्र भाई भारी पड़ेंगे। जो नरेंद्र भाई की लीडरशिप जो है वो भारी पड़ेगी। बिल्कुल, ये देखना होगा। फिलहाल समय पूरा हो गया। जपन जी आपका, अजीत शुक्ला जी आपका और अखिलेश कुमार सिंह, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर है इस बार का गुजरात चुनाव कई मायनों में अलग है और बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरह से इस चुनावी मुकाबले में दाव पेच आजमाती दिख रही हैं, जाहिर तौर पर बड़ा दाव इस चुनाव में इन पार्टियों का लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो आने वाले और राज्यों में विधानसभा चुनाव है और साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव हो, इसके लिए एक बड़ा संकेत गुजरात के चुनाव के नतीजे इस बार जरूर लेकर आएंगे और इसके लिए 8 दिसंबर का हम सबको इंतजार रहेगा। फिलहाल इसी के साथ मुद्दा आपका में इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।